चलिए, तो पशुपालन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन ये लोग करते थे। सुअर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, गधा, इन पशुओं को ही पालते थे। तो ये पता कैसे चलता है हमें पता चलता है क्योंकि मृदभांड और मोहरों पर इनके चित्र बने हुए मिलते हैं और इनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो ये किस लिए पालते थे? दूध, मांस, ऊन और भार वहन के लिए। जो व्यापार करते थे, सामान ले जाना लाना होता था, उसके लिए बैलगाड़ियां थी। ध्यान रखना है यहाँ पर बैलगाड़ियों के जो पहिए थे वो ठोस होते थे। ठीक है, तो ये था। अब हमें जो बात याद रखनी है कि सामान्य रूप से किस किस पशु से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे और आर्य घोड़े से परिचित थे। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह माना जाने लगा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यद्यपि घोड़े का व्यापक रूप में प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें घोड़े से परिचित थे, क्योंकि सुरकोटड़ा से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। सुरकोटड़ा गुजरात में है। राना भुंडई जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है, यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। और लोथल और नौसारों से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं ऊंट के बारे में। तो ऊंट जो है, इसकी हड्डियां तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसका चित्र प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जो मृदभांड और मोहर है उस पर इसका चित्र प्राप्त नहीं होता है, जीवाश्म प्राप्त होता है। गाय के संबंध में भी यही है, गाय के प्रमाण तो प्राप्त होते हैं लेकिन चित्र प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार गुजरात से हाथी पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कुबड़दार वृषभ जो था, ये इनका चित्रों में बहुतायत मिलने वाला पशु है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो नेजदी नामक स्थल है, नेजदी, ये पशुपालन का प्रमुख केंद्र। तो ये पशुपालन के बारे में सामान्य जानकारी थी। अर्थव्यवस्था में अगला बिंदु है शिल्प तथा उद्योग का। अगर हम यहाँ के शिल्प उद्योग की बात करें तो शिल्प उद्योग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वो है कपड़ा बुनना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कपड़ा बुनना। तो ये इसका प्रमुख उद्योग था। खुदाई में कटाई बुनाई के उपकरण मिले थे, तकली मिली है वहां से। ठीक है, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ कपड़ा मिला है हमें कालीगंगा से। इसी प्रकार से वहां पर हमें रंगाई के कुंड मिलते हैं। ठीक, तो जो मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है, उसमें उसने एक शॉल ओढ़ी हुई है, उसमें पत्तियां बनी हुई हैं और उन पत्तियों का जो अलंकरण है उससे पता चलता है कि वहां पर कढ़ाई भी होती थी, यानी जो कढ़ाई की प्रथा थी वो भी वहां चालू थी। इसके अलावा शिल्प उद्योग में दूसरी बात है कि धातु में लोहे से वो परिचित नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, इससे ये परिचित थे। जो कांसा है उसको तांबा और टिन को मिलाकर बनाते थे। इसका मैंने कोड बनाया बीटीसी। ठीक है, तांबा और टिन को मिलाकर बनाते थे। तांबा जो प्राप्त होता था वो खेतड़ी और बलूचिस्तान से प्राप्त होता था, टिन अफगानिस्तान से आता था। ये ध्यान रखने की बात है कि जो कांसे के उपकरण है वो सीमित मात्रा में मिलते हैं, तो कांसा यहाँ पर सीमित मात्रा में है। लोहे से परिचित नहीं है, सोने और चांदी से भी परिचित है। तो अर्थव्यवस्था में फिर राजगीर की बात करते हैं, यानी बढ़ई जो मकान बनाते हैं इसकी बात है। इमारतों और नगरों का निर्माण हुआ तो इस हिसाब से मानते हैं राजगीर का जो व्यवसाय था, जो भवन निर्माण का व्यवसाय था, वो काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थित नियोजन होता था। तो जिस प्रकार के यहाँ पर शहर बने हैं, इस प्रकार से पता लगता है कि जो आर्किटेक्ट का बिजनेस है, जो आर्किटेक्ट है, उस प्रकार की कोई चीज यहाँ नहीं होगी। यहाँ ईंट के भट्टे के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है शहर से दूर बनाए गए थे, अर्थात पॉल्यूशन से बचने का प्रयास किया गया है। और जो धातु की ढलाई की बात हमने पीछे की थी, तो धातु की ढलाई यहाँ बंद ढलाई होती थी। मधुच्छिष्ट विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड इसको बोला जाता है। इसका मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने का कारखाना चनोदलो और लोथल से मिलता है। इसी प्रकार से पैमाना प्राप्त होता है, यानी माप की इकाई है। ठीक है, लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से सीप का बना पैमाना प्राप्त हुआ है, लोथल से हाथी दांत का प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम आते हैं व्यापार, ट्रेड कैसा था इनका। ठीक है, व्यापार की बात करते हैं। व्यापार से पहली बात तो जान लें कि इनका आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों काफी उन्नत अवस्था में था। ठीक है, आंतरिक व्यापार इसलिए उन्नत अवस्था में था क्योंकि खेतड़ी से तांबा लेके आ रहे हैं, अनाज लेके आ रहे हैं इधर उधर से, तो ये चीजें हैं। ये जो व्यापार होता था ये जल और थल दोनों मार्ग से होता था, लेकिन इसमें जल मार्ग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जल मार्ग की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि लोथल में हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, वहां से हमें नाव का मॉडल भी प्राप्त होता है,
इस वक्त जो थल मार्ग था उसके लिए गाड़ी यूज की जाती थी और गाड़ी को जो है पशु ढोते थे और उनके पहिए कैसे होते थे, ठोस होते थे। इस वक्त जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, बार्टर सिस्टम था और जो धातु के सिक्कों का प्रचलन इस वक्त नहीं हुआ था। ठीक है, सुमेर के शासक के से हमें पता चलता है कि उस वक्त मेलुहा, जो कि सिंधु का नाम है वहां के अभिलेख में, मेलुहा और सुमेर यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का जो सुमेर है वहां के बीच क्या है, व्यापारिक संबंध थे। और ये जो लेख है ये 2371 से 2316 बीसी का है और जो शासक है, शासक का नाम क्या है, सारगोन है। अब बात करते हैं व्यापारिक संबंध की। तो व्यापारिक संबंध में सबसे पहले कहां से क्या लाते थे और कहां क्या बेचते थे। राजस्थान, यहां से तांबा और टिन लाते थे। दूसरी बात है कश्मीर, कश्मीर से लकड़ी और सोना लाया जाता था। ठीक है, तांबा टिन राजस्थान से, लकड़ी सोना कश्मीर से। तीसरा है कर्नाटक, कर्नाटक से सोना। चौथा है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से शंख और घोंघे थे। पांचवा है मेसोपोटामिया, यहाँ से सोना और चांदी था। छठा ईरान और फारस खाड़ी, यहाँ से फिरोजा था। ये तो ये आयात था उनका। तो निर्यात किस चीजों का करते थे, तो निर्यात करते थे सिल्क व हाथी दांत की वस्तुओं का, पहली चीज। दूसरा सोना, तांबा, रत्न आभूषण, सोने से बने हुए, तांबे के, इन सब के आभूषण। ठीक है, और तीसरी बात वो क्या करते थे, अनाज, कपास और मृद भांड को भी निर्यात करते थे। इस व्यापार में जो व्यापार संतुलन था वो हड़प्पा के पक्ष में था, क्योंकि हड़प्पा के जो उन्नत नगर हैं उनका निर्माण तभी संभव था जब व्यापार में वे अधिक लाभ कमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इनकी लिपि, धर्म आदि विषयों को। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा, आपको क्लासेस कैसी लगी, प्लीज कमेंट करें, मुझे बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।